तो क्या हालचाल डेवलपर्स। तो हाँ, आज मैं फिर आ गया। और हाँ, इस वीडियो में हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर। मेरे ख्याल से ये इस प्लेलिस्ट का एलएलडी प्लेलिस्ट का शायद छठा है वीडियो है, मुझे क्लियर याद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा भूलता हूँ। लेकिन कोई नहीं, मुझे इतना ज़रूर याद है कि ये क्लीन आर्किटेक्चर का प्रैक्टिकल वीडियो है, ठीक। और देखो, अगर तुम इसे फॉलो कर सकते हो, अगर तुम्हें क्लीन आर्किटेक्चर की थ्योरी पता है जो मैंने पिछले वीडियो में कवर की थी, नहीं पता तो यार जाओ जाके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और इस प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। यूएमएल क्लास डायग्राम हो गया, ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक से, टाइपस्क्रिप्ट में वो भी कवर किया है। फिर मैंने सॉलिड प्रिंसिपल कवर किया है, और ये क्लीन आर्किटेक्चर की थ्योरी कवर की है। और इस वीडियो में क्लीन आर्किटेक्चर का हमने प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और आगे कुछ वीडियोज़ में हम टेस्टिंग वगैरह भी रन करेंगे। इस प्लेलिस्ट में नहीं, वो अलग होगा, लेकिन टेस्टिंग और डॉकर वगैरह भी देखने वाले। लेकिन ये भाई इसमें तो एलएलडी से रिलेटेड ही रहेगा ना। तो चलो, ज़्यादा बकलोली बाद में करते हैं, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो ठीक है। ओके, तो अगर तुम्हें कल याद होगा तो हमने क्लीन कोड आर्किटेक्चर पे बात किया था, ठीक। कल बात किया, मतलब कल से मेरा मतलब पिछले वीडियो में था, पता नहीं ये वीडियो कब जाएगी। हाँ, लेकिन पिछले वीडियो हमने क्लीन कोड आर्किटेक्चर पे बात किया था, और आज के इस वीडियो में हमें बात करना है क्लीन कोड आर्किटेक्चर का प्रैक्टिकल, जो मैंने बताया था यूआरएल शॉर्टनर। तो हाँ, तो थ्योरी पार्ट हो गई। देखो, अगर तुमने थ्योरी पार्ट नहीं देखी है ना, तो पहले जाओ पार्ट नंबर 5 देखो एलएलडी प्लेलिस्ट का, तो उसको देख के फिर आओ। क्योंकि ये जो कोर्स है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, ये क्लीन कोड आर्किटेक्चर पे फोकस्ड है। तो तुम्हें क्लीन कोड आर्किटेक्चर समझने आनी चाहिए कि आखिर वो क्या है, कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं, ठीक। तो अगर तुम्हें वो आएगी तो ये प्रोजेक्ट आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में तो वैसे भी आएगा, लेकिन समझ में ये नहीं आएगा कि हम ऐसा किए क्यों हैं। तो इसीलिए जाओ, पहले वीडियो नंबर 5 देख के आओ, उसके बाद इसको देखना। और वीडियो नंबर 5 के पहले वीडियो नंबर 4 जो सॉलिड प्रिंसिपल है वो भी देख लेना। और अगर क्लासेस के साथ फेमिलियर नहीं हो तो वीडियो नंबर 3 भी देख लेना, शायद 3 नहीं 2 देखना, ताकि क्लासेस के साथ फेमिलियर हो जाओ टाइपस्क्रिप्ट में। और बाकी तुम और किसी लैंग्वेज से हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख सकते हो अगर तुम्हें ओप्स वगैरह अच्छे से आती है तो देखो, ये मैं पहले बता दूँ, पैकेज जेसन से मैं शुरू करता हूँ। तो देखो, ये जो एप्लीकेशन है एक बैकएंड एप्लीकेशन है जो कि नोड जेएस पे बना है। और हम जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस, ठीक। कहाँ भाई, हाँ एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं। तो तुम सोच रहे हो कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर होनो पे रहती थी, तो एक्सप्रेस कहाँ से आ गया। तो देखो, सिंपल कारण है, होनो जो है इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती, वो तुम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, जैसे मैं करता था। पर अभी हम बात करें थोड़ा इंटरव्यू एस्पेक्ट से, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ही काम आएगा, होनो नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस यूज किया है। तो मतलब ये एक बैकएंड एप्लीकेशन है, यहाँ पे फ्रंट एंड जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम जो है फ्रंट एंड वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सीधी बात, फ्रंट एंड हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम यहाँ बैकएंड ही देख रहे हैं, और हमारे लिए फ़िलहाल यहाँ बैकएंड ही चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो, ये सिंपल से एक बैकएंड एप्लीकेशन है जिसके पास कुछ राउट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही राउट्स हैं। और सिर्फ कुछ ही राउट्स बनाने के लिए तुम देख सकते हो इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं। अब इतने सारे फ़ोल्डर्स इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हम क्लीन कोड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसे जो है स्मॉल प्रोजेक्ट में मत इम्प्लीमेंट करो। अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं, तुम्हें लगता है बड़े से मेरा मतलब अच्छे खासे उसमें राउट्स हैं और काफ़ी कुछ होनी है उसमें, तो उसमें इंक्लूड करो। नहीं तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट है यार, तो जाने दो उसे, समझे। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने एंट्री जीएस की। क्योंकि तुम्हें पैकेज जेसन में मुझे मेरे देखा ही होगा कि जो हमारा डेव स्क्रिप्ट है वो एंट्री डॉट जीएस है, मतलब यहीं से हमारी एप्लीकेशन आ रही है। फिर बिल्ड कमांड है, फॉर्मेट है, हाँ फॉर्मेटिंग और लिंटिंग के लिए हम बायोम यूज कर रहे हैं। और जो ORM है, ORM के लिए हम ड्रिजल यूज कर रहे हैं, ठीक। और बाकी तुम यहाँ देख सकते हो हस्की वगैरह है, तो मैं अपने हर प्रोजेक्ट में हस्की और लिंट स्टेज और चेन सेट यूज करना प्रेफर करता हूँ। तो तुम इस बारे में नहीं जानते तो जाके चेक कर सकते हो ब्राउज़र पे हस्की। देखो, हस्की काफ़ी सही है, मतलब तुम्हें कमिट बोल रहा हूँ, मतलब ये तुम्हें कमिट वगैरह करने से पहले कुछ कमांड्स रन करने का ऑप्शन देता है। कमांड में तुम कुछ भी रन सकते हो। और लिंट स्टेज वो है जो तुम्हारी जो चेंजेस हुई होती हैं एक कमिट के बाद ही उसको ट्रैक करता है, और उसी पे लिंटिंग रन करता है जब तुम लगाते हो। क्योंकि देखोगे, तो हमने यहाँ पे हस्की में एक कमांड डाल रखा है npx लिंट स्टेज, और इस लिंट स्टेज के अंदर हमने बायोम चेक राइट का कमांड दिया ताकि हमारा फॉर्मेट लिंट सब कर दो। अगर एरर है तो एरर भी थ्रो करोगे, तुम नहीं ठीक कर सकते हो तो लिंट स्टेज है, ठीक है। और तुम चेन सेट भी देख सकते हो। चेन सेट होता है वर्जन पंप करने के लिए,
मैनुअल वर्जन पंप करने से बचाता है कुल मिला जुला के। तो ये चेन सेट है, इसे भी तुम यूज कर सकते हो अपने वर्जन वगैरह पंप करने के लिए, जो मेजर माइनर और पैचेस होते हैं। 3 वर्जन सेट होते हैं, तो वो देख सकते हो। पर इसमें मैंने नहीं यूज किया क्योंकि मुझे इसे कहीं पब्लिक नहीं करना है। तो जब पब्लिक नहीं करना है तो काहे की वर्जनिंग, ठीक, इसीलिए। और बाकी रही बात, तो बाकी यहाँ कुछ इंजन्स वगैरह हैं, MIT लाइसेंस है, तो तुम्हारा अगर इस पर मन करे तो कुछ भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वैसे भी बहुत बेसिक है, तुम इस पर बनाओगे ही क्या, एक दिन में बैठोगे तो ऐसी एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले चीज़ तो .env हमने इंपोर्ट की, ठीक है। और क्या है यहाँ पे हमारा है, तो ठीक है। आगे शुरू करने से पहले हम एक काम करते हैं, इस ऐप को रन करके देखते हैं कि ऐप में क्या क्या फ़ीचर है हमारे पास। अगर तुम्हें देखो फ़ीचर्स क्लियर होंगे तब तुम्हें सब क्लियर हो जाएंगे कि हमारे ऐप में हो क्या क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलो पहले हम इसे डेप कर लेते हैं, PNPM डेप। ओके, सो अब मुझे अपना पोस्टमैन ओपन करना पड़ेगा। देखो हमारा सर्वर चालू हो चुका है और हमारे पास देखो कुल 3 राउट यहाँ दिख रहे हैं, पर असल में 3 नहीं 4 हैं, यहाँ पे 3 ही है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं गेट को। मुझे नहीं पता कि ये सब में गेट क्यों दिखा रहा है, बाकी मुझे नहीं मालूम। ये गेट है। गेट रिक्वेस्ट में हमारे पास एक URL है, एक एंड पॉइंट कह सकते हो, जिसका नाम है V1 URL गेट, ठीक है। अगर तुम इस पर हिट करोगे तो तुम्हें जितने भी तुम्हारे पास URLs होंगे ये उन्हें गेट करके दे देगा। तो इतने हमारे पास जो शॉर्ट URL है वो बने हुए हैं। तो ये जानते हो शॉर्ट URL, ये गेट का मतलब ये है कि जितने शॉर्ट URL तुमने बना रखे हैं वो सारे दे देगा। तो तुम्हें शॉर्ट URL की फॉर्मेटिंग पता है, तो यही होती है लास्ट में एक छोटी सी ID जो 8 कैरेक्टर की है। और हाँ, मैंने एक लॉगर भी इम्प्लीमेंट किया है। तो तुम जो भी राउट को हिट करोगे, ये कस्टम लॉगर है, कंसोल लॉग से बना रखा, लॉगर मिडिलवेयर है ये। तो कोई भी राउट अगर तुम हिट करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि गेट राउट है, कौन सा एंड पॉइंट पे है, क्या उसका होस्ट था, और IP मिल जाएगी, और बॉडी में क्या आया, क्वेरी में क्या आया। तो बेसिक से एक लॉगर मैंने यहाँ बना रखा है जो रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक है क्रिएट का, ठीक। क्रिएट में क्या है, VI URL क्रिएट, ठीक है। वो क्रिएट है, और क्रिएट में हमें एज अ एक बॉडी पास करना होगा, जेसन बॉडी, जिसमें हम URL डालेंगे, और जो URL हम यहाँ पे लॉन्ग अपनी URL डालेंगे वो उसी को सॉर्ट करेगा। चलो एक काम करते हैं, हम इस बार कुछ मीनिंगफुल लेते हैं। मैं कभी भी मीनिंगफुल मैंने नहीं लिया, तो चलो मैं youtube.com लेता हूँ, ठीक। और youtube.com की URL को सॉर्ट करता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे पास करता हूँ youtube.com, ठीक है। मैं अब इसे सॉर्ट करता हूँ, ठीक। अब मैंने सेंड पे क्लिक किया, अब ये मुझे इसे सॉर्ट करके दे देगा। चलो हमारे पास अब सॉर्टेड URL आ चुका है। अब देखते हैं, पहले लॉगर चेक करते। तो हमने लॉगर चेक किया, तो इस बार हमने बॉडी भेजी थी, तो बॉडी में हमें मिल गया URL, और ये URL था जो हमने भेजा था अपने पोस्टमैन से। तो अब क्या होगा, अगर हम इसे हिट करेंगे तो क्या यूट्यूब खुलेगा, देख लेते हैं, शायद खुल जाए। चलो इसे फॉलो कर लेते हैं इस लिंक को। अरे नहीं, ये क्या हो गया, डोंट सेव, क्रिएट में था। वैसे पोस्टमैन पे नहीं खुला, तो चलो मैं ब्राउज़र पे खोलता हूँ। फ़िलहाल जो लोकल होस्ट है वो HTTPS पे होता नहीं है, तो हमें HTTP पे रिक्वेस्ट करना होगा। और ये लो, हम राउट हो गए यूट्यूब पे हमने कहाँ रिक्वेस्ट किया था और हम कहाँ आ गए। तो देखा हमारा जो URL शॉर्टनर है वो काम कर रहा है, फास्ट भी है और रिलायबल भी है। देख लो चल गया। तो ये होता है यही है हमारा URL शॉर्टनर। बाकी इसका गाना सुने, बड़ा मस्त गाती है। बाकी जाने दो, इधर आ जाओ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये राउट सारे दिखा दिए। अब इसमें भी देखो ये गेट राउट था। अब ये गेट राउट था, तो इसी वजह से यहाँ पे ना बॉडी है ना क्वेरी है, ये हमारा वो शॉर्टेड वाला था, ठीक है। अब हमारे पास एक राउट और बच रहा है, वो है डिलीट का। तो डिलीट का देखो कैसे होता है। डिलीट में हमारा डिलीट है, और हमें क्वेरी में पास करना पड़ता है कि कौन सा URL डिलीट करना है, ठीक है। तो URL इक्वल टू जो सा भी URL तुम्हें डिलीट करना है वो दे दो, ठीक है। अगर हम इसे हिट करते हैं तो रिस्पॉन्स हमें 200 के साथ ओके आ जाता है। और ये हो गया, तो मैं तुम्हें लॉगिंग से दिखाता हूँ इसका। तो हमने डिलीट हिट किया था, ये रहा हमारा एंड पॉइंट, और ये हमारा होस्ट IP, और बाकी तो बॉडी और क्वेरी आ रही है। जो हमने क्वेरी में URL भेजा था तो वो आ गई हमें यहाँ पे। तो देखो यही इतने हमारे यहाँ पे राउट्स थे, ठीक है। हमारे पास कुल 4 राउट्स हैं हमारे बैकएंड सर्वर पे। और तुम सोच रहे हो मैंने फ्रंट एंड क्यों नहीं बनाया, तो भाई यार देखो टाइम वाइम था नहीं मेरे पास, और वैसे भी प्रैक्टिस ही तो करना था, क्या करना है उससे, समझे। इसीलिए मैंने बैक एंड ही सिर्फ बनाया, फ्रंट एंड नहीं बनाया, ठीक है।
तो ये हमारा देखो, ये तो साफ साफ देख रहे हो एंट्री फाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्री जीएस है हमारा, मतलब समझो कि मेन फाइल जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। और बाकी तुम सोच रहे हो ऐप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर http से आ रहा है, मतलब TS ही है, लेकिन अब इंपोर्ट करते हैं तो GS करते हैं ताकि जब कंपाइल हो तो फिर प्रॉब्लम ना खड़ी करे। और बाकी ये ENV कुछ है और यहाँ पे है, ठीक है। अब हम डीप डाउन करते हैं, अब हम डीप करते जाओ डाउन करते, पहले कैसे करेंगे, पहले तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि हमारा ENV कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे हमारा ENV पे, ठीक है। तो अभी ENV पे आओगे तो देखो हम ये असल में ये रिकमेंडेड तरीका है ENV के साथ डील करने का। वो प्रोसेस डॉट एन डॉट वेरिएबल नेम वो रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। जो रिकमेंडेड है भाई वो यही है। मैं चाहूँगा कि तुम जब भी ENV के साथ डील करो तो ऐसे ही करो, ठीक है। जॉट के साथ स्कीमा बनाओ। और बाकी देखो पोर्ट है, पोर्ट को हम यहाँ पे प्री प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक। प्रोसेस करके, क्योंकि हमें पता है भाई वो स्ट्रिंग में आती है, तो उसे स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी जॉट को बता रहे हैं इसका टाइप नंबर होगा, ठीक है। और URL तो भाई स्ट्रिंग में चाहिए और डेटाबेस का URL भाई स्ट्रिंग में ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे env है और ENV स्कीमा, हम इसे मतलब ENV से ENV स्कीमा को पार्स कर रहे हैं और प्रोसेस पास डाल रहे हैं, प्रोसेस ENV। तो जौन सी भी वेरिएबल इससे मैच करती है इसमें होगी, ये उसके साथ प्रोसेस हो जाएगी और हम ENV रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। तो इससे होगा ये कि हम पार्स कर रहे हैं, सेफ पार्स नहीं कर रहे। अगर इसमें अगर कोई भी तुमने जैसे ये रिक्वायर्ड वेरिएबल है और ये अगर तुम वेरिएबल भूल जाते हो ENV फाइल में डालना तो तुम्हें एरर आएगी। तो तुम्हें ENV फाइल में ये वेरिएबल्स डालनी ही पड़ेगी। तो ऑप्शनल इसे मत बनाना, है ज़रूरी है, ताकि अगर वेरिएबल्स कंप्लीट वेरिएबल्स ना हो तुम्हारे ऐप में तो तुम्हारी ऐप क्रैश हो जानी चाहिए। तो यही एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ गए तो ठीक है। और बाकी अगर तुम सोच रहे हो तो मैं डेटाबेस के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, तो देखो मैं करंटली डेटाबेस के लिए सुपरबेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं सुपरबेस रिकमेंड तुमसे नहीं करता, इसको सेटअप करना आसान है और दूसरी बात ये कि फ्री है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ भाई, देखो सुपरबेस तुम्हें पता है ना, अमेजोन का जो डेटाबेस है ये उसके अराउंड ही एक रैपर है, ठीक है। तो तुम फालतू का, मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पे पैसे बर्बाद मत करो रैपर के ऊपर किसी, क्योंकि देखोगे और बस इस पर तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो अपना बिज़नेस तब इनके साथ जा सकते हो। तो कारण सिंपल है, क्योंकि ये फ्री में है, ठीक है। तो फ्री में अगर तुम हो तो यार अच्छी बात है, इतना तो कर ले कोई। और हाँ, कभी भी यार ऐसे मैनेज्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज मत करना, क्लर्क जैसी चीज़ें जो मैं रिकमेंड तो नहीं करता, बाकी तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर करना चाहो तो कर लो। मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हें डेटाबेस ही यूज करना है और मैनेज चाहिए तुम्हें, तो अच्छा होगा कि तुम डिजिटल का डेटाबेस देख लो। यहीं कहीं पे होगा, ये रहो, PostgreSQL, MongoDB और सारे। हाँ ये है कि इसमें कुछ फ्री जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये अच्छा होता है। उसके तरह रैपर तो नहीं है इनके तरह। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हें रैपर यूज करना है कि जो ऑथेंटिकेटेड सर्विस हो सकते हैं वो यूज करोगे। बाकी तुम जान लो तुम्हें जो करना है। तो सुपरबेस मैं तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन सुपरबेस रिकमेंडेड नहीं है। हाँ ये स्पॉन्सर कर देंगे मुझे तो शायद रिकमेंडेड हो जाए। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, मुझे लगता है मुझे क्लियर कर देना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है BPS के लिए इसे रिकमेंड कर देते हैं होस्टिंगर को। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम होस्टिंगर के साथ जाओ, समझे। बस क्यों नहीं चाहता, बस समझो ना जाओ। कारण है क्योंकि तुम जब आगे स्केल करोगे अपने एप्लीकेशन से बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और तो वो चीज़ें तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ सिर्फ BPS मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे जब डेवलपमेंट में बढ़ोगे तब वो चीज़ जान जाओगे। बाकी ये चीज़ था जो मुझे लगा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। अगर तुम्हें BPS ही चाहिए तो EC2 बोलना, EC2 देख लेना या फिर डिजिटल ड्रॉपलेट वगैरह देख लेना। तो हो गया मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी था। अब देखते हैं हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारा एक्सप्रेस ये जो सब कुछ सर्व कर पा रहा है, तो अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है। मैं फ़ोल्डर का तुम्हें वॉक थ्रू दूंगा, बाद में दूंगा, लेकिन आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पहले देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्सर वगैरह जो बेसिक सेटअप है वो तो है, ठीक है। इसके अंदर यही है, एक ग्लोबल एरर हैंडलर है। मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो ग्लोबल एरर हैंडलर है भाई। तुम्हें पता हो कि एक्सप्रेस में ग्लोबल एरर हैंडलर डिफ़ाइन करने के लिए तुम्हें 4 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो ये वही 4 पैरामीटर्स हैं। और मेरे पास कुछ कस्टम एरर क्लासेस है जिसकी वजह से मैं एरर डिटेक्ट कर पा रहा हूँ और फिर उसको सेंड करता हूँ फ्रंट एंड पे या फिर जहाँ भी हो। और ये शॉर्ट कोड जो मैंने तुम्हें ब्राउज़र पे दिखाया, यूट्यूब ओपन हो जा रहा था, तो शॉर्ट कोड को हैंडल करने वाला नहीं, पहले मुझे लॉगर दिखाना है। हाँ, तो ये लॉगर मिडिलवेयर जो मैंने तुम्हें दिखाया लॉक करता है, तो यही है वो लॉगर मिडिलवेयर। मैं यहाँ पे पीको कलर्स का यूज कर रहा हूँ कलरफुल कंसोल लॉक्स के लिए।
तो यहाँ पे पिको कलर्स है, तुम देखो। बाकी एक मिडिल वेयर ही है, बेसिक सा कुछ स्विच केसेस हैं और कुछ लॉगिंग है, और बस कंसोल लॉग और नेक्स्ट कर दो, इतना ही है यहाँ पे। और देखो यही वो रीडायरेक्ट वाला शॉर्ट कोड वाला कोड है, और फिर यहाँ पे हमारी बाकी जो राउटिंग है वो है, ठीक है। देखो चाहे, हाँ एक्सप्रेस है, और यहाँ राउटिंग तुम देख सकते हो, एक्सप्रेस की राउटिंग जानते हो तो क्रिएट यू और गेट एंड डिलीट, और ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ये अब हम, हाँ ठीक है, अभी ये सब तो तुम जानते होगे। अब हम बात करते हैं जो मैंने तुम्हें, मतलब अभी तो मेरा ये था कि मैंने तुम्हें जो एक एप्लीकेशन का जो छोटा सा ओवरव्यू था एक्सप्रेस लेवल का वो दिखा दिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का मैंने तुम्हें दिखाया है अभी तक। लेकिन अब बात आती है कि अब इसमें क्लीन आर्किटेक्चर जैसा क्या हो रहा है वो समझने की। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये एक क्रिएट शॉर्ट यूआरएल के एंड पॉइंट का जो क्लीन आर्किटेक्चर का फ्लो है वो है। असल में ये मैंने ही खुद अपने लिए इसे बनाया था, क्योंकि मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे करूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो है ना प्रोजेक्ट, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है क्लीन आर्किटेक्चर पे। तो देखो मैंने क्या किया, इसे हमें हमें पता था डिपेंडेंसी किस तरीके से फ़्लो होती है, ऐसे फ़्लो होती है, ठीक। तो अब देखो हमने क्या किया, पहले तो हमारा जो सबसे नीचे लेवल पे होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन में क्या होता है, हम बिजनेस लॉजिक डिफाइन करते हैं कि बिजनेस लॉजिक हमारे क्रिएट यूआरएल क्रिएट करने के केस में क्या हो सकता है, जो सबसे ऐसा जो बेयर मेटल हो, हमारा किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना करता हो, हमारे सिर्फ लैंग्वेज पे हो, तो वो कर सकते हैं शॉर्ट कोड जनरेट करना, ठीक है। शॉर्ट कोड से मेरा मतलब है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो शॉर्ट यूआरएल जनरेट होती है उसके लास्ट में जो कोड देख रहे हो ना, ये कोड जनरेट करना, ठीक। तो वही जो कोड है उसी को जनरेट करने का लॉजिक हमने डोमेन पे लिख दिया है, मतलब हमारा बिजनेस लॉजिक है भाई। बिना कोड जनरेट हुए तो भाई शॉर्ट यूआरएल बन नहीं सकती। तो ये हमारा कोर बिजनेस लॉजिक है, और जो किसी भी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस हमारा जो नोड का इनबिल्ट मॉड्यूल है क्रिप्टो, उस पर डिपेंडेंट है। तो डोमेन लेवल पे हमारा ये काम हो रहा है, शॉर्ट कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेवल पे क्या हो रहा है, यूज केस। तो हम इस शॉर्ट कोड का यूज करके क्रिएट यूआरएल का एक यूज केस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उससे मतलब यूज कर रहे हैं ताकि उससे हम एक यूआरएल क्रिएट कर सकें। और हम एक यहाँ रेपो रखे हैं, रेपो वही इंफ्रास्ट्रक्चर रेपो, मतलब ये जो कनेक्ट करेगा हमारा डेटाबेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रेपो को, मतलब इस क्रिएट यूआरएल के साथ इंस्टेंस दे के, अभी नहीं समझोगे बाद में समझ जाओगे। फिर इसी लेवल पे हमारा डेटाबेस है, कंट्रोलर है, क्योंकि तुम्हें पता होगा प्रेजेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे होती हैं। तो हमारा यहीं पे कंट्रोलर और डेटाबेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोलर और मतलब इसे कहते डेटाबेस साइड को तुम इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो, और इसे मान लो ये प्रेजेंटेटर है ओके। तो ये प्रेजेंटेटर है, और यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे टॉप पे हमारा जो फ्रेमवर्क लेवल है, या यूआई लेवल कह लोगे नेक्स्ट जेएस से हो तो फ्रेमवर्क का यूआई लेवल है। तो अब चलो हम इसे कोड में देखते हैं हमने इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक। इसे हम बंद करते हैं, सब कुछ बंद करते हैं। हम बात करते हैं डोमेन जो हमारा सबसे निचला बेस बोल रहा हूँ, जो सबसे निचला कोर लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक, तो वो डोमेन में यहाँ पे होगा। अभी तुम देखते हो डोमेन के अंदर एक ही फोल्डर है एंटिटी, पर ऐसा नहीं है यार, तुम जितने चाहो उतने फोल्डर्स बना सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। उसमें बहुत कुछ होते हैं यार, ऑब्जेक्ट वैल्यू पता नहीं क्या क्या होते हैं, पर ये सब ओपिनिएटेड नहीं है, तुम जैसा चाहो अपने स्ट्रक्चर से बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक। तो ऐसा कुछ तुम्हें फ़ोल्डर का नेम का रूल यहाँ फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने की ज़रूरत है, जो तुम्हारे सामने दिख रही है, ठीक। यही ये फॉलो करनी है तुम्हें। और यहाँ पे जो हम इसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, मैं अब यहाँ पे तुम देख रहे हो मैं हर बार क्लास 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 चिल्लाता आया हूँ पिछले वीडियोज़ में, पर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है। पर क्यों ऑब्जेक्ट है, देखो हमें असल में यहाँ पे स्टेट नहीं चाहिए होता, तुम्हें पता हो जब हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो हमें एक स्टेट मिल जाती है, पर हमें स्टेट नहीं चाहिए, हमें बस वैल्यूज़ जनरेट करनी है और हट जानी है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो एक स्टैटिक क्लास बना लो, स्टैटिक क्लास से भी सेम काम तुम कर सकते हो, या फिर ये ऑब्जेक्ट वगैरह बना लो, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसलिए क्योंकि देखो मैं लिंटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए बायोम यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब बायोम के साथ तुम यार स्टैटिक क्लास बनाओगे तो एरर देता है, कहता है स्टैटिक क्लास ऐसे मत बनाओ, उसका कुछ नियम है उस तरह बनाओ, या तो तुम ये वाला काम कर लो। तो मुझे ये वाला काम अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। और हाँ अच्छी बात ये है ना कि इसमें भी दिस का रेफरेंस मिलता है, तो दिस के साथ तुम जा सकते हो, तुम्हें कुछ भी वैल्यू देखना हो तो। ये देखो तुम्हें दोनों मिल गए, एक्स वगैरह तुम्हारा
और ये स्ट्रिंग मिल गया, इससे भी जा सकते हो। और बाकी जो क्लास में ये भी मिलता है, तुम खुद को इसे रेफरेंस करने का ऑप्शन भी दे सकते, इस ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो तुम खुद को भी रेफरेंस कर सकते हो, देखो समझे। तो बाकी ये दोनों चीज़ तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे यूज़ केस में है तो तुम देख सकते हो। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आईडी फैक्ट्री है जो भाई क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज करके रैंडम हैक्स जनरेट कर रहा है। तो ये हैक्स अभी 16 कैरेक्टर का है, जिसमें बाइट वगैरह कैलकुलेशन हो रही है और एक रैंडम बाइट जनरेट हो रही है हेक्सा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हेक्सा स्ट्रिंग तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मत जानो, बस समझो कि एक प्रकार का स्ट्रिंग है। और यहाँ पे रैंडम यूआरएल फ्रेंडली स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे यूआरएल में यूज करना है। ठीक, तो हमें एक यूआरएल फ्रेंडली स्ट्रिंग चाहिए। तो अब यूआरएल फ्रेंडली स्ट्रिंग बनाने के लिए हम बेस 64 यूआरएल जो इनकोडेड है वो यूज करते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ रैंडम बाइट जनरेट करते हैं जो शायद नोड का खुद का कुछ बफर टाइप का कुछ तो होता है। मुझे भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं क्रिप्टोग्राफी में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी है। मैंने चैट जीपीटी की मदद से इसे जनरेट करा है, पर हाँ ये जो स्ट्रिंग बेस यूआरएल 64 ये सब मैं जानता हूँ। खैर तो देखो ये जो है ये एक रैंडम बाइट जनरेट करता है इस साइज़ के हिसाब से, जो हम इतने बाइट्स का साइज़ देते हैं। और यहाँ पे हम बेस 64 यूआरएल होता है, एक दूसरा भी ऑप्शन होता है बेस 64। तो तुम अगर बेस 64 करते हो तो ये देखो यूआरएल फ्रेंडली नहीं होता, इसमें इक्वल टू वगैरह भी होते हैं, डैसेस होते हैं, और कहीं कहीं पे तुम्हें प्लस भी मिल जाएंगे। तो ये सब यूआरएल फ्रेंडली चीज़ें नहीं हैं। तो अगर तुम इसका यूज कर रहे हो तो तुम्हें कुछ रेजेक्ट्स वगैरह लगा के, कुछ वैलिडेशन लगा के उस सबको रिप्लेस करना होगा वहाँ से। लेकिन अगर तुम बेस 64 यूआरएल कर रहे हो तो ये इसको एक यूआरएल फ्रेंडली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और तुम यहाँ पे लेंथ वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तुम इसे कॉपी करो, जीपीटी से पूछो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा यहाँ क्या है और कैसे हो रहा है। तो ये हमारा कोर बिजनेस लॉजिक हो गया। ठीक है, आईडी जनरेट करने का। ठीक है, अब आ जाओ क्या है उसके ऊपर है सॉर्ट, मतलब यूज केसेस है हमारा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो अब हम यूज केस देखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे है, और ये हमारा यूज केस है, और ये हमारा, ये देखो मेरा तरीका है फोल्डर को नाम करने का, url यूज केस .ts, तुम अपना देख सकते हो। ठीक, और देखो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम्हारे पास कुल 4 मेथड्स होंगे। ठीक, जिसमें एक मेथड होगा क्रिएट का, जो ओरिजिनल यूआरएल लेगा, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और रिटर्न करोगे तुम प्रॉमिस स्ट्रिंग, मतलब तुम एक एसिंक्रोनस फंक्शन हो। डिलीट का भी सेम है, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, गेट एक स्ट्रिंग ऑफ एरर रिटर्न करेगा। तुमने देखा ना, सारे सॉर्टेड यूआरएल की लिस्ट आ गई थी, तो वो स्ट्रिंग ऑफ एरर ही थी। ठीक, और गेट ओरिजिनल यूआरएल शॉर्ट कोडेड स्ट्रिंग और प्रॉमिस स्ट्रिंग, मतलब ये गेट ओरिजिनल यूआरएल से मेरा मतलब ये है जो हमने ब्राउज़र पे देखा रीडायरेक्ट हो जा रहा है, तो वो इसी के मदद से हो पा रहा है। ठीक, तो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलती है तो फिर हम एक्सप्रेस में रीडायरेक्ट सेंड करके उसे रीडायरेक्ट करा देते हैं। तो इधर देखो उसका यूज केस यहीं पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने कंस्ट्रक्टर, देखो बहुत मेन पार्ट है ये, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसे मैंने प्राइवेट रखा है, मेरा मन था और सही बात है, प्राइवेट रखना ज़रूरी भी है भाई, इसे तुम बाहर थोड़ी एक्सेस करोगे, तो इसीलिए हमें इसे अंदर ही एक्सेस करना है। तो ठीक है, प्राइवेट है डेटाबेस यूआरएल रेपो, और यहाँ पे हमने एक टाइप पास कर रखा है जो कि डेटाबेस यूआरएल रेपो। चलो ये देखते हैं काम। अच्छा, एप्लीकेशन लेवल पे रेपो के अंदर ही सेम जगह ये भी है। इसमें क्या है, इसमें भी क्रिएट है जो शॉर्ट कोड लेता है और ओरिजिनल यूआरएल लेता है। भाई डेटाबेस से क्रिएट करेगा, खुद थोड़ी लॉजिक लिखे बनाएगा, सिर्फ इसका काम है सेव कराना, ये सेव कराएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, इसीलिए हमें इसे शॉर्ट कोड देना पड़ेगा, ये जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, डिलीट, अब हम सिर्फ आईडी देंगे। अब आईडी सिर्फ आईडी ही देंगे, हम इसे यूआरएल नहीं पकड़ा देंगे कि चलो भाई यूआरएल लो और इसको पार्स करो और इसमें से लास्ट में जो आईडी वो निकालो, नहीं, ये थोड़ी करेगा ये। भाई इसका काम है डेटाबेस से डिलीट करना है, डेटाबेस से डिलीट करेगा। अब इसमें तुम वैलिडेशन या फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी करवा सकते हो। अब गेट है, अब गेट है तो कुछ देना थोड़ी है, बस गेट करो, क्योंकि हमारे इस वाले सिस्टम में आके ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो बस जस्ट गेट कर लो। और यहाँ पे क्या, शॉर्ट कोड गेट बाय शॉर्ट कोड, हमने यहाँ शॉर्ट कोड पास किया, और ये उस शॉर्ट कोड के हिसाब से हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो हमारा लॉन्ग ओरिजिनल स्ट्रिंग था। ठीक है, हम डेटाबेस स्कीमा की बात करें तो बस अभी हम आते हैं उस पर। ठीक है, तो ये जो हमारा यूआरएल का जो इंटरफेस है, तुम देख सकते हो, कल हमने भी बात किया था, तो इंटरफेस तो हमारा एप्लीकेशन लेवल पे है। एप्लीकेशन लेवल पे भी हम थर्ड पार्टी कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ इसे इन्फर कर रहा है, मतलब इसका टाइप ले रहा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा। ठीक, अभी देखो क्रिएट करता है तो भाई ओरिजिनल यूआरएल यहाँ से ले रहा है। अरे यार ऑल्ट सी, ये ओरिजिनल यूआरएल यहाँ से ले रहा है, उसे स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ठीक है,
तो इसने क्या किया, आईडी फैक्ट्री का यूज करके एक रैंडम यूआरएल स्ट्रिंग जनरेट किया, होस्ट निकाला भाई, किस होस्ट पे हमारा जो शॉर्ट यूआरएल का लिसनर है जहाँ से वो रिडायरेक्ट होगा, तो छोटे छोटे यूआरएल्स होते हैं वो है कहाँ पे, तो उसका होस्ट हमारे ईएनवी से आएगा। मैं दिखा चुका हूँ ईएनवी। अब देखो ये दिस रिफ़र कर रहा है इसको, दिस से इसको रिफ़र कर रहा है डेटाबेस यूआरएल, क्रिएट और ओरिजिनल यूआरएल और शॉर्टेड आईडी पास करेगा। लेकिन इस क्रिएट को यूँ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है और क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ अब्स्ट्रैक्शन पे काम हो रहा है, इसके पास सिर्फ टाइप है, तो बस इससे इतना अंदाज़ा है कि इसके अंदर ये मेथड्स हैं, लेकिन ये असल में है क्या और इसमें हो क्या रहा है इसे नहीं पता। ठीक है, तो बस ये सेव करा दे रहा है क्योंकि रिटर्न तो कुछ करता नहीं है, और भला करेगा भी क्या, क्योंकि उसके अंदर यूआरएल थोड़ी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये क्रिएट यूआरएल यूज केस था, तो हमें यूआरएल तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम बस यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट कर दे रहे हैं। देखो ये हम एक यूआरएल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम सॉर्टेड यूआरएल को रिटर्न करते हैं क्रिएट से। अब गेट में क्या हो रहा है, अब गेट में हो रहा है ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हम गेट किए, हमने सॉर्टेड आईडी निकाली। ठीक है, अब कैसे निकाली, गेट में हमने सॉर्टेड आईडीज़ से मेरा मतलब है, हमने सॉर्टेड आईडीज़ निकाली से मेरा मतलब है क्योंकि जो डेटाबेस स्कीमा है उसमें डायरेक्ट यूआरएल नहीं सेव होता। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब स्कीमा दिखाने का टाइम आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में चलते हैं, ड्रिजल में चलते हैं, और स्कीमा डॉट इसमें स्कीमा में चलते हैं। देखोगे तो यहाँ पे जो हम यूआरएल सेव कर रहे हैं, तो आईडी है उसकी प्राइमरी की है, एक ओरिजिनल यूआरएल, भाई क्या था ओरिजिनल यूआरएल, और शॉर्ट कोड जो हमने शॉर्ट कोड जनरेट किया उस यूआरएल के लिए वो क्या है, और यूआरएल का नाम जो कि एक ऑप्शनल वैल्यू है जो कि हम दे भी नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यार उतना टाइम नहीं था कि मैं उसको देखूं। ठीक है, सॉर्टेड आईडी, और यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल रेपो से हम गेट कर रहे हैं, और गेट करते हमें जानते हो क्या मिलता है, सिर्फ आईडीज़ मिलती है, ये वाली सॉर्टेड आईडी। तो यहाँ पे यूआरएल नहीं मिलता हमें मैप करा के खुद ही उसको यूआरएल बना के एक एरे में उस पूरी यूआरएल को रिटर्न करना होता है, जो तुमने फ्रंट एंड पे यहाँ पे गेट से देखा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस का काम यूआरएल बनाना नहीं है, उसका काम है सिर्फ गेट करके तुम्हें शॉर्ट कोड दे देना, बात ख़त्म। और यहाँ पे गेट ओरिजिनल यूआरएल है, तो ये हम रीडायरेक्शन के लिए यूज करें, यहाँ से ओरिजिनल यूआरएल मांगेंगे और फिर उसे रीडायरेक्ट कर देंगे ओरिजिनल यूआरएल पे शॉर्ट यूआरएल से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब बस कुछ नहीं करें, यहाँ पे हम शॉर्ट कोड ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारा शॉर्ट कोड आता है वो ले रहे हैं, और फिर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक है, देखो वो मतलब टाइप स्ट्रिंग है मेरा मतलब। और फिर ओरिजिनल यूआरएल हम डेटाबेस से ले रहे हैं, भाई डेटाबेस से कह रहे हैं हम तुम्हें शॉर्ट कोड दे रहे हैं, उसके रिलेटेड जो ओरिजिनल यूआरएल था वो दे दो। और फिर यहाँ से ओरिजिनल यूआरएल रिटर्न करता है, और डिलीट का। और डिलीट में तुम्हें याद है हम क्वेरी में पूरी की पूरी यूआरएल लेते थे, तो डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा यूआरएल यहाँ पे हमें एज ए पैरामीटर मिल रहा है, तो हम उस पूरे यूआरएल को पार्स करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करते हैं, फ़िल्टर करते हैं बूलियन। तो अगर कोई एम्प्टी आता है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है उस एरे में, तो भाई उसे हटा दो यार, वो नहीं चाहिए हमें। और उसे फ़िल्टर करो और देखो जो सबसे लास्ट में हो वो वाला दे दो, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारी आईडी आनी है। तो ये वो है, अगर शॉर्टेड आईडी नहीं है तो भाई एरर थ्रो करो, तो ये बैड रिक्वेस्ट एरर है। हम एरर क्लासेस बाद में देख लेंगे क्या है, और कुछ कंसोल में दे रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कंसोल पे कि कहाँ एरर है, और बाकी हम इसे फिर रेपो डिलीट करा दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम ये समझ गए कि ये हमारा यूज केस बन चुका है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट ओरिजिनल यूआरएल का। ठीक है, तो और बाकी तुम इंटरफेसेस भी समझ सकोगे, इसी की मदद से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनेक्ट होंगे, अपनी डेफिनेशन देंगे। ठीक है, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ ये सेम रेपो के अंदर है एप्लीकेशन में, वैसे ही मैंने यहाँ भी एक रेपो बना रखा है। तो इस रेपो के अंदर हम डेटाबेस को डिफ़ाइन कर, अब देखो क्या हो रहा है, डेटाबेस यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, बस ये उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो एप्लीकेशन के अंदर जो डेफिनेशन था डेटाबेस यूआरएल रेपो का, ये उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसके जो मेथड्स की ब्लूप्रिंट थी ये उसे एक डेफिनेशन देगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है भाई, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल यूआरएल ले रहा है और शॉर्ट कोड ले रहा है। भाई हमने देखा था पहले ही, शॉर्ट कोड ले रहा है और ये उसे जनरेट कर रहा है एक पूरी की पूरी स्कीम, मतलब इस यूआरएल वाली स्कीमा में जो भी कुछ राइट करना है ये उसे राइट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर कोई एरर आता है तो उसे कैच करके लॉग भी कर दो, और डीबी क्वेरी एरर है उसको हमें फ्रंट एंड पे भेजना भी है। और सेम चीज़ डिलीट के लिए होता है, शॉर्ट कोड ले रहा है क्योंकि हमने अभी देखा था पार्स करके हम कोड निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कोई इस दौरान एरर आती है तो डीबी क्वेरी एरर है। ठीक है, हमने अपना खुद का कस्टम एरर क्लास बना रखा है, वो हम बाद में बात करेंगे। गेट है प्रॉमिस स्ट्रिंग, हमने गेट किया, हमने शॉर्ट कोड दिया, देखो सेलेक्ट किया, सिर्फ हमें यहाँ से शॉर्ट कोड सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ सब्सक्राइब हमें नहीं करना है, और कहाँ से यूआरएल में से। ठीक है, सब्सक्राइब किया, उसे मैप किया, सिर्फ शॉर्ट कोड ही रिटर्न करे ताकि हमारे लिए आसानी हो चीज़ें बनाना वहाँ पे यूज केस पे। और ये फिर वही चीज़ें हैं,
और फिर देखो गेट बाय शॉर्ट कोड, ये शायद ओरिजिनल यूआरएल, हाँ यहाँ पे ओरिजिनल यूआरएल। तो क्वेरी कर रहे हैं यहाँ से हम सिर्फ ओरिजिनल यूआरएल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारा ओरिजिनल यूआरएल और यहाँ यूआरएल, और कहाँ पे, जहाँ पे हमारा यूआरएल का शॉर्ट कोड हमारे प्रोवाइडेड शॉर्ट कोड से इक्वल होगा। और बाकी हम रिटर्न कर दे रहे हैं, और फिर ये कुछ एरर आने पे लॉक्स हैं। हाँ, इसमें हम कैशिंग वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल मुझे उसका ज़रूरत नहीं था, ये बस एक लर्निंग पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट था। और बाकी ये देख सकते हो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है ड्रिजल की, और इसकी मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। तो देखा तुमने, हमने टाइप डिफ़ाइन किया यहाँ पर, उसको उसको डेफिनेशन दी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ही हमारे पास फिर मिडिलवेयर्स वगैरह हैं। ये तो मैं तुम्हें पहले ही दिखा चुका हूँ कि यही शॉर्ट कोड है जो हमारा रीडायरेक्ट करता है, वो वाला। और फिर यहाँ पे राउट्स में हमारे पास कुल राउट्स हैं, वे भी मैं दिखा चुका हूँ तुम्हें। और हमारे फिर मिडिलवेयर्स हैं, देखो ये हमारे मिडिलवेयर है, मैंने तुम्हें दिखाया है एरर हैंडलिंग के लिए मिडिलवेयर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेस क्लास, मतलब एरर क्लासेस जो हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं। अब देखो ये हमारा एक एरर क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है नोड के जो इनबिल्ट एरर क्लास है उसको एक्सटेंड करता है। अब कुछ अपनी वैल्यूज़ लेता है और उसके बाद कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज़ मांगता है, और फिर कुछ चीज़ें करता है। ये वाला है प्रोटोटाइप सेट करने का, मतलब इंस्टेंस ऑफ एरर जहाँ तुम चेक कर सकते हो वहाँ पे ये भी चेक करो, ऐप एरर दोनों सेम ट्रू ही आएंगे। तो ये उसी लिए होता है। और ये इसमें हमें स्टैक भी ट्रेस करना होता है ना कि किस जगह पे एरर आए, किस फंक्शन किस लाइन पे, तो ये उसी लिए है। अब देखो हम इसको इंपोर्ट करके, मतलब इसको एक इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंट बोला इनहेरिट करके अपने कस्टम कुछ एरर क्लासेस बना रहे हैं जो डीबी क्वेरी एरर, जो तब हम थ्रो करेंगे जब हमारा डेटाबेस क्वेरी एरर होगा। तो भाई डीबी क्वेरी एरर 500, अगर तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो उसे। तो हमें कुछ भी पास नहीं करना होगा, अगर तुम चाहो तो मैसेज फिर वहाँ से भी पास कर सकते हो। यहाँ पर एक कस्टम मतलब डिफ़ॉल्ट मैसेज है, और स्टेटस को 500 अपने आप फ्रंट एंड पर चला जाएगा। सेम चीज़ है, उसे इसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी नॉट फाउंड एरर, अगर नहीं नॉट फाउंड है तो भाई नॉट फाउंड एरर 404 ये सब ऑटोमेटिक ही होगा। और फिर इधर कुछ एरर क्लासेस हैं, बैड रिक्वेस्ट की एरर है और सर्वर एरर के रिक्वेस्ट की एरर है, ठीक है। तो यही है एरर क्लासेस जो हमारी कस्टम बनी है। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एरर चेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है जहाँ पे भी तुम पेरेंट डाल सकते हो वहाँ पे उसके चिल्ड्रन डाल सकते हो। तो लिस्ट बॉक्स सब्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल है वो हम इसे फॉलो कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही चेक कर रहे हैं, बाकी हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने मिडिल वेयर देख लिया, लॉगर तो हम पहले ही देख चुके हैं। राउट्स में अब हम देखते हैं हमारा क्रिएट राउट। अब क्योंकि देखो हमने यूज केस देख लिया, जो डोमेन था वो देख लिया, एंटिटी देख लिया, लेकिन अब हमने जो बात की थी कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से हम फिर कैसे काम करेंगे ताकि हमारा जो यूज़ केस था उसको डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए, तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलो क्रिएट के साथ चालू करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, पहले चीज़ तो भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम देख रहे हैं, क्योंकि बॉडी पार्सर यूज़ करें तो बॉडी में आता है, वो देख रहे हैं कि बॉडी नहीं है, बॉडी में यूआरएल नहीं है, तो बैड रिक्वेस्ट थ्रो करो। तुम यहाँ पे चाहो तो अपना कस्टम मैसेज डालना चाहो डाल सकते हो। और फिर हम एक काम करें, जो यूआरएल है वो उसका यूआरएल का जो स्ट्रिंग है, वो यूआरएल स्ट्रिंग जो है, मतलब वो करेक्ट यूआरएल है कि नहीं, हम उसको जॉट से सेव पार्स करके देख रहे हैं। अगर यूआरएल करेक्ट है, मतलब यूआरएल का फॉर्मेट गलत है यार, सही है, मतलब कोई फालतू यूआरएल यूजर ने ना डाल दिया गलत यूआरएल, तो वो हम बस टेस्ट करें। तो अगर वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो बैड रिक्वेस्ट करो, और उसमें जो भी एरर का मैसेज हो जॉट की तरफ से वो थ्रो कर दो, ठीक है। और हम यहाँ देखो क्या करें, अब हम यहाँ पे ड्रिजल जो था यूआरएल रेपो उसका, जिसमें हमारा डेटाबेस की सारी डेफिनेशंस थी, वो हम यहाँ पे उसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं। और जब हम यूज केस बना रहे हैं, यूज केस का इंस्टेंस बना रहे हैं देखो, तो हम उसमें जो ये डेटाबेस का जो रेफरेंस यहाँ पे था ना, डेटाबेस यूआरएल रेपो का रेफरेंस, हम उसके अंदर इसको पास कर, जब हम इसको पास कर दिए तो एक पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट चली गई जो इसका था डेटाबेस का, तो इसके पास डेटाबेस का एक्सेस आ जाएगा, वो डेटाबेस में सेव कर पाएगा। और फिर उसके बाद यूज केस था, हमारे पास यूज केस था, उसके अंदर क्रिएट मेथड था। क्रिएट मेथड के अंदर हमने यूआरएल डाला, जो हमारा ओरिजिनल यूआरएल आया था जिसको सॉर्ट करना था, वो यूआरएल आया, हमने डाल दिया क्रिएट के अंदर और उसने क्रिएट कर दिया। हम ये पहले देख चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर दिखाऊंगा। ये उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, और यहाँ डेटाबेस में क्रिएट किया और फिर रिटर्न कर दिया सॉर्टेड यूआरएल, ठीक है, हो गया, समझ गए। और फिर रिटर्न कर रहा है 2G। मतलब ये देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, तुमने बहुत बार देखा होगा कि तुम ऐसे करते हो, रिटर्न रिस्पॉन्स फलाना ढिमकाना ना, पर असल में तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम
ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो एचटीटीपी होता है ये मेरे ख्याल से टीसीपी के ऊपर है, लेयर है मुझे किसी, हाँ टीसीपी यूडीपी, हाँ सर टीसीपी के ऊपर है। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट पास करना पड़ता है कि तुमने रिक्वेस्ट किया तो जो भी रिक्वेस्ट तुम्हें करना था वो पूरा करने के बाद हुआ कि नहीं उसको एक्नॉलेज करना होता है। तो यही समझो कि एक नॉलेज का पार्ट है, ठीक। तो इसके बाद वैसे भी कुछ कोड है नहीं, तो ये फंक्शन वैसे भी रिटर्न हो जाएगा। तो तुम्हें इसे रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये समझ लो कि बस एक्नॉलेज करना पड़ता है फ्रंट एंड को कि हाँ हो चुका है भाई, जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। तो एक्नॉलेज का पार्ट होता है, ठीक। और कोई एरर आता है तो बताते हैं हाँ एरर आ गया, ऐसा वैसा, ठीक। अलग अलग कोड्स के साथ ये बात करता है। तुम इसे रिटर्न ना करो तो भी चलेगा। और असल में कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं लिंटिंग के और फॉर्मेटिंग के कि तुम अगर रिटर्न यूज़ करते हो तो तुम्हें एरर भी आती है। तो ये सही तरीका तो यही है भाई, तुम बस एक्नॉलेज कर रहे हो तो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर मेरे कोड में ही तुम देखोगे तो मैंने कुछ कुछ जगह ऐसे रिटर्न यूज़ पहले इसको यूज़ कर लिया, उसके बाद इसको रिटर्न किया है, ठीक है। खैर कुछ जगह मैंने ऐसे भी किया है। पता नहीं इस कोड में ऐसा होगा कि नहीं, पर मैंने किया है कुछ जगह। अभी नहीं किया होगा, हाँ पहले किया था, क्योंकि पहले मेरे पास कस्टम एरर क्लासेस नहीं थे। तो तुम इस तरह से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मस्त चलता है। और चाहो तो रिटर्न करना कर लो, कोई तुम्हारी मर्ज़ी है, कौन रोक रहा है। और डिलीट के लिए भी सेम है भाई, यूआरएल क्वेरी में से भाई इस पर क्वेरी में यूआरएल पास किया था ना, चेक करता है कि नहीं यूआरएल, अगर फिर है तो उसके बाद उसको जेड डॉट से पार्स से पार्स करके देखो यूआरएल का फॉर्मेट सही है कि नहीं। नहीं है तो भाई सब मैसेज के साथ उसे भेज दो। और फिर वही हम डेटाबेस का इंस्टेंस लिए, यूज केस का इंस्टेंस लिया, इस बार डिलीट मेथड कॉल किया और हमने फ्रंट एंड या किसी को भी एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ ओके डन हो चुका काम, जो तुमने दिया था वो कर दिया मैंने। और भाई यूआरएल कंट्रोलर आता है, सेम चीज़ है। ये क्या गेट यूआरएल कंट्रोल, तो सारे गेट करना है, तो हमने इंस्टेंस बनाया क्योंकि यहाँ कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद फिर सब कुछ गेट कर लिया और फ्रंट एंड को पूरी यूआरएल भेज दी जो कि एक स्ट्रिंग एरर है, ठीक है। तो ये चली जाएगी, उसे मिल जाएगी और उसे सारी की सारी मिल जाएगी। तो तुमने देखा ना गेट में यही तो हो रहा है, ये रहा गेट में। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें अब एक चीज़ और जो तुमने देखी थी एच टी टी पी में, ये हाँ ये वाला शॉर्ट कोड, तो तुम्हें पता होगा कि भाई ये डायनेमिक है, तो शॉर्ट कोड फॉरवर्ड स्लैश के जस्ट बाद ही हमारा शॉर्ट कोड है, तो ये उसको लिसन करता है। इसे मैंने पहले इसलिए रखा, नहीं तो कोई पहले इसके एक और राउट वाला रखोगे तो कोई पता नहीं वही कॉल हो जाए, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। ठीक है। ये रीडायरेक्ट कंट्रोलर है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो जो लेना लेता ही है, और फिर ये शॉर्ट कोड लेता है। शॉर्ट कोड कैसे, क्योंकि पैराम्स के अंदर पड़ा है ना शॉर्ट कोड, तो चेक करता है अगर बाई चांस शॉर्ट कोड नहीं आया है तो उसे एम्प्टी स्ट्रिंग सेट करो, ना है भाई बैड रिक्वेस्ट शॉर्ट कोड इज़ रिक्वायर्ड, ओके। अब फिर यहाँ पे ड्रिजल है, तुम देख ही रहे हो भाई, ड्रिजल ओ आर एम है मतलब ड्रिजल ओ आर एम में ऐसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, और फिर यू आर एल यूज केस हमने यहाँ डिफाइन कर और गेट कर रहे हैं ओरिजिनल यू आर एल। तो जब हमें यहाँ से ओरिजिनल यू आर एल हमारे डेटाबेस से मिलता है तो हम बस रिस्पॉन्स से रीडायरेक्ट करवा दे रहे हैं उसको अपने दूसरे यू आर एल पे, और यहीं पे हमारी जो एप्लीकेशन है ये वाली ख़त्म होती है, ठीक है। देखा। और हाँ हमारे पास एक शेयर्ड फोल्डर है, तो मैं तुम्हें शेयर्ड में दिखा दूँ, ENV तो दिखा चुका हूँ। ये शेयर्ड में वो सब डालते हैं जो थ्रू आउट द होल ऐप शेयर होगी। अब चाहे एंटिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे कंट्रोलर, कुछ भी वो यहाँ वो शेयर्ड होगी। और फिर एरर के अंदर मैंने तुम्हें पहले दिखा दिया जो हमारे बेस एरर्स थे वो हैं, ठीक है। तो हाँ हमारे जो प्रोजेक्ट का जो डेमो था वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्लीन आर्किटेक्चर पे कोड लिखना आ गया हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद तो मुझे भी आ गया है, तो तुम्हें भी आ ही जाना चाहिए।